नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और इस मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है। ये सुखद है कि हम भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। मन आज प्रसन्न हो गया। इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विच्छेलाल राजभर को पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। अब संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी प्रत्याशी आज एक साथ नामांकन कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी ने 7 और आरएलडी ने 1 प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, तो उसका वो सार्थक हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स के नाम ऑफिशियल नहीं किए, क्या कुछ डर है उनको किसी चीज का? वो समाजवादी पार्टी का विषय है, उससे हमसे क्या मतलब है। वो कह रहे हैं हम लोग पीडीए को हिस्सेदारी पूरी देंगे और तीनों ही एक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को हिस्सा देंगे। तो मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा, देना चाहिए। तो आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और सुपासपा ने भी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। विच्छेलाल राजभर को सुपासपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। और बात अगर सपा की जाए तो सपा ने भी 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो एमएलसी चुनाव के लेकर दोनों पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं, चाहे फिर एनडीए की बात कर ली जाए, गठबंधन की बात कर ली जाए या बीजेपी और सपा की बात कर ली जाए। लगातार तैयारियां कर ली गई हैं, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, एमएलसी के चुनाव हैं, सुपासपा ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अमरेंद्र? देखिए, जैसे कि जानकारी आ रही है, सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी ने एक अपने कार्यकर्ता को इस बार मौका दिया है और ये बिल्कुल चौंकाने वाली घोषणा है जी। ऐसी जानकारी अभी तक आ रही थी कि सुभाषपा जो है वो अपने सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने बेटे को एमएलसी के लिए भेज सकते हैं, लेकिन चौंकाते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ने अपने पुराने कार्यकर्ता एवं सुभाषपा के पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष विच्छेलाल राजभर, विच्छेलाल राम जिनको कहते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। विच्छेलाल राम जो है वो उनका जन्म 1973 में हुआ है। जागीर प्रसाद उनके पिताजी का नाम था, तो सत्या देवी उनकी माताजी का नाम था। और वो 27 अक्टूबर 2002 को जब सुभाषपा की स्थापना हुई थी तब से जुड़े हुए हैं सुभाषपा से और पार्टी में बहुत सारे पदों पर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। और वर्तमान में वो पूर्वांचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ये अच्छेलाल राजभर जो है, अच्छेलाल राम, ये विच्छेलाल राम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में कार्य करते रहे हैं। कभी भी उनकी प्रोफाइल बड़ी नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विधान परिषद सदस्य होने जा रहे हैं तो अब एक बड़ी प्रोफाइल में आने जा रहे हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, ये लगभग विच्छेलाल 21 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, क्या उसी का नतीजा है, क्या उसी का तोहफा
दिया गया है सुपासपा की तरफ से विच्छेलाल को? अमरेंद्र से विच्छेलाल राजभर जैसे कार्यकर्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में जुड़े रहे, कार्य करते रहे और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बने, एक आत्मविश्वास बने कि ये पार्टी सुहेल देव राजभर पार्टी जो है ये ओम प्रकाश राजभर, इसमें कार्यकर्ताओं को ही मौका दे सकते हैं अपने परिवार से लग हट के। यही मैसेज देने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर ने फिलहाल की है। और विच्छेलाल राजभर जो कि एक बिल्कुल लो प्रोफाइल कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ में, उनको एमएलसी बनने का मौका दे करके चौंकाया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। जी बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन अगर बात सपा की कर ली जाए तो सपा ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, आगे किसी और प्रत्याशियों को क्यों नहीं उतारा? क्या राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो हुआ क्रॉस वोटिंग का डर एक बार फिर से सपा को सता रहा है? अमरेंद्र, निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी 8वां कैंडिडेट उतार सकती है। 3 कैंडिडेट उन्होंने अपने सहयोगी दलों को दिए हैं, तो 3 कैंडिडेट सहयोगी दलों के और 7 अपने मिला के 10 कैंडिडेट उनके ऑलरेडी हैं। 11वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही राजनीतिक गलियारों में। उधर ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी एक संदेश देने के लिए 4था कैंडिडेट उतार सकती है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटों पर भी एक बार चुनाव की स्थिति बन सकती है। निर्विरोध के बजाय अगर चुनाव की स्थिति बनती है तो एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की तरह ही दृश्य विधान परिषद चुनाव में भी नजर आ सकता है। बिल्कुल अमरेंद्र, अगर नंबर गेम का देखा जाए तो प्रत्याशियों के पास, सपा के पास लगातार कहते हैं कि उनके पास नंबर गेम में बराबर है। और अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पुलिस और एलडीए की टीम पर पथराव की खबर सामने आई है। बता दें कि पुलिस और एलडीए की टीम हाई कोर्ट से आर्डर मिलने के बाद ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी और अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने के दौरान कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने के बिल्डिंग की छत के नीचे कुछ लोग दब गए हैं, जिसके बाद मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास इस दिशा में नहीं। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, ये जो मामला हुआ है, कहते हैं कि ध्वस्तीकरण के बाद पुलिस पर पथराव किया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। अफवाह फैलाने की बात भी सामने आई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है अमरेंद्र की अफवाह किसने फैलाई कि बिल्डिंग के गिरने के बाद वहाँ पे लोग दबे हुए हैं? अमरेंद्र, बिल्कुल देखिए, अफवाह किसने फैलाई, पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, लेकिन जो आसपास के सूत्रों का कहना है वो ये कहना है कि जिन लोगों ने ये अकबर नगर झुग्गी झोपड़ी अवैध रूप से बसाई थी, जिन लोगों ने झुग्गी झोपड़ी में जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं उनसे धन लेकर के उन्हें वहां रहने की जगह दी थी, और उसके बाद अकबर नगर झुग्गी झोपड़ी जो कि कुकरेल नाले के पास में बसाई गई है, बाकायदे कोर्ट के आदेश के तहत इसको हटा करके और उन लोगों को पुनर्वास देने के लिए एक व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने झुग्गी झोपड़ी की ये कॉलोनी बसा करके यहाँ से अवैध धन वसूला था लोगों से, तो ऐसे अराजक तत्व ही, ऐसे माफिया ही, ऐसे भूमाफिया ही मिलकर के इस प्रकार की स्थिति पैदा किए हैं कि एक अफवाह फैली और उसके बाद में झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में रहने वाले बड़ी संख्या के लोगों ने पथराव शुरू किया और पथराव में बड़ी बुरी स्थिति हो सकती थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है तुरंत जानने का कि किन लोगों ने अफवाह फैलाई है, और बहुत जल्द, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की सरकार है उत्तर प्रदेश में,
ठीक है तो बहुत अमरिंदर, जल्द ऐसी उम्मीद है कि ठीक है, बहुत जल्द कार्रवाई भी होगी उनकी। ठीक है अमरिंदर, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का आज नामांकन का आज अंतिम दिन है और आपको बता दें कि सपा बीजेपी प्रत्याशियों का आज नामांकन होगा। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 3 एमएलसी सीटें बीजेपी ने सहयोगी दलों को दी है। तो एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का आज अंतिम दिन है। बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, साथ ही 3 प्रत्याशियों को अपने सहयोगियों को दिया है। और बात अगर सपा की जाए तो सपा ने भी 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी सपा और बीजेपी की तरफ से। तो 7 बीजेपी और 3 प्रत्याशी सपा की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। अगर बात एनडीए की करें तो बीजेपी के सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशी भी मैदान में उतारे गए हैं। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज ये कहा जा रहा है कि एनडीए के सारे प्रत्याशी आज एक साथ नामांकन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 10 हमारे साथी जो है आज नॉमिनेशन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे तो तय है। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 13 रिक्त स्थानों के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के 7 और सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे जो 10 प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधान परिषद में जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसे पूरा भाई यहाँ तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, तो उसका वो सार्थक हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स के नाम ऑफिशियल नहीं किए, क्या कुछ डर है उनको किसी चीज का? वो समाजवादी पार्टी का विषय है, उससे हमसे क्या मतलब है। वो कह रहे हैं हम लेकिन पीडीए को हिस्सेदारी पूरी देंगे और तीनों ही एक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को हिस्सा देंगे। तो मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमरेंद्र, एक आज एमएलसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसके आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या प्रत्याशियों की संख्या कम हो सकती है या बढ़ सकती है? कोई ऐसी खबर सामने आ रही हो अमरेंद्र? देखिए, जैसे कि जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी लिस्ट में पुराने नामों की एंट्री भी है और नए नाम भी शामिल किए गए हैं। पुराने नामों में विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह वगैरह वगैरह शामिल हैं, लेकिन वहीं नए नामों में संतोष सिंह जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के, रामतीरथ सिंघल जो कि पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे हैं झांसी के, और उसके अलावा मोहित बेनीवाल जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में और पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इनको शामिल किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा उत्तर प्रदेश में 7 कैंडिडेट घोषित किए हैं। विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंघल और संतोष सिंह, इन 7 नामों की घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज जब नामांकन होगा तो देखने की बात ये होगी कि क्या कोई 8वां कैंडिडेट भी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन नहीं करता है, क्योंकि 3 सीटें भाजपा ने सहयोगी दलों को दी हैं और 7 प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किए हैं। ऐसे में 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल के आधार पे भाजपा जीत सकती है, उसके पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर हैं और उधर सपा की तरफ से 3 कैंडिडेट डिक्लेयर हैं। लेकिन अगर कोई 11वां प्रत्याशी एनडीए की तरफ से आता है या चौथा प्रत्याशी सपा की तरफ से आता है तो चुनाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर रामनगर चौराहे के पास कार चालक ने 3 व्यक्तियों को कार से टक्कर मारकर मौके पर फरार हो गया है और टक्कर लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार चालक को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
और फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि टक्कर लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है और दूसरे का इलाज किया जा रहा है। और बिजनौर में बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। ताजा मामला के कुआखेड़ा गांव का है और जहां बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बाघ का आतंक लगातार जारी है। कुआखेड़ा का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया है और हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की है। पुलिस ने हुक्का बार संचालकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि अवैध हुक्का बारों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया है। ये छापेमारी झांसी में की गई है। रेस्टोरेंट में जो अवैध हुक्का बार चलाए जा रहे थे उन पर छापेमारी कर संचालकों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुक्का बार जो अवैध ढंग से जो रेस्टोरेंट चला रहे थे उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 6 जगहों से 6 रेस्टोरेंटों से हुक्का बार पकड़े गए हैं। उसमें कुल 28 हुक्का तथा कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत। और मुरादाबाद में एयरपोर्ट के उद्घाटन में न बुलाए जाने पर कांग्रेस के बाद समाजवादी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और इस मामले को लेकर सपा कार्यालय पर जिला महासचिव मुदस्सिर खान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि एयरपोर्ट उद्घाटन का कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन इसे पूरी तरीके से बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि अधिकारियों ने सपा के किसी भी जनप्रतिनिधि को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। तो शायद ही हिंदुस्तान में कभी हुआ। मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग पिट रहे हैं, नमाज पढ़ते में सजदे में उनकी लातें मारी जा रही हैं। नमाज पे परेशानी है, अजान पे परेशानी है, मस्जिद पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। इससे ज़्यादा तुष्टिकरण और क्या होगा? आज से ज़्यादा तो कभी नहीं हुआ। कहने को आदमी कुछ भी कह ले, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, सब समझते हैं कि किस तरह से उनको घुमा फिराकर धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके नफरतों की राजनीति करके सिंहासन हासिल करने की कोशिश की जाए। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम में सपा को न बुलाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। बीजेपी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कोई बीजेपी का नहीं था, सरकारी उद्घाटन था, इसमें सपा को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन उनको कोई भी आमंत्रण नहीं दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी और साथ साथ अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों की तरफ से भी कोई उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्हें नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट उद्घाटन सरकारी उद्घाटन था, लेकिन ये बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बना लिया, पर्सनल कार्यक्रम बनाया और इसीलिए विपक्ष के किसी भी पार्टी को इसमें नहीं बुलाया गया, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। सपा के भी प्रत्याशियों या सपा के कार्यकर्ताओं को इस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया ये कोई बीजेपी का पर्सनल नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने
और उनके अधिकारियों ने इसमें सपा के कार्यकर्ताओं को या सपा पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को इस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। कर्मचारियों के डीए समेत कई मुद्दों पर अहम मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक की जाएगी। बैठक में 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी। राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक की जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। कर्मचारियों के डीए समेत कई मुद्दों पर अहम मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज होगी। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश जो एक काफी बड़ा विषय बना हुआ है, उस पर भी मुहर लग सकती है। उपद्रवियों से नुकसान को वसूली को लेकर भी बैठक में मुहर लग सकती है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी और ये देहरादून में बैठक की जाएगी। कर्मचारियों के डीए समेत कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। साथ ही 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। सचिवालय भवन के विश्वकर्मा भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। बैठक में 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन नेगी जुड़ चुके हैं। नितिन, आज विपिन नेगी जुड़ चुके हैं। विपिन, आज धामी कैबिनेट की बैठक है, कई मुद्दों पर मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है, क्या कुछ वो मुद्दे हो सकते हैं? विपिन जी बिल्कुल, आज जिस तरह से धामी की बैठक है और सबसे बड़ी बात है, आज ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। काफी प्रस्ताव उनके सामने जो है रखने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। काफी प्रस्ताव रखे जाएंगे और सबसे बड़ी बात बताएं, 11:30 बजे से बैठक जो है शुरू होने वाली है जी। इसमें जो है खास विशेष तौर से अगर जो इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने रखे जाएंगे। सबसे बड़ी आपको बताएं, चाहे कर्मचारियों का डीए की बात करें बढ़ोतरी की, चाहे सर्विस सेक्टर की पॉलिसी की बात करें, 4 धाम यात्री की बात करें, पीपी मोड में चलने वाले डायलिसिस सेंटर की बात करें, तो तमाम मुद्दों पे जो है आज बातें शुरू होंगी और कहीं ना कहीं जो है आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। 11:30 बजे से सचिवालय में बैठक की जाएगी और मुख्यमंत्री खुद इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं। तो सभी विभाग जो है सतर्क और एक्टिव मूड पे नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से विभागों का जो एक काम करने की कार्यशैली है वो मुख्यमंत्री खुद देखते हैं कि किस तरह से काम कौन सा विभाग कर रहा है, विभाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्टिव जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो अपने आप मॉनिटरिंग करते हैं और ये आज पूरी बातों से जो है आज रूबरू होंगे ताकि कोई भी ऐसा विषय ना रहे। क्योंकि 4 धाम यात्रा की बात करें या कर्मचारियों की बात करें या तमाम जितने भी मामले हैं उनकी बात करें, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो। सारे मामले जो है अधिकारियों से ठीक ठाक सब लोगों पे, जनता पे जाएं। ये सब मुख्यमंत्री का एक अपना एक मानना भी है और सोचना भी है। 1 दर्जन से ज्यादा मामले जो है आज प्रस्ताव रखे जा सकते हैं इस बैठक में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।